दोस्तों क्या होगा आने वाले कल के दिन इस दुनिया के सारे इंसान ही गायब हो जाएं? बेशक हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ जगह हैं इस दुनिया में जहां से इंसान गायब हो गए और बाद में उस जगह पर प्रकृति ने अपना कब्जा कर लिया। चलिए देखते हैं उन जगहों का हाल आज क्या है। हाशिमा आइलैंड। जी हाँ, इस आइलैंड को बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि एक टाइम था जब इसके आसपास ही जापान की लड़ाई भी हुई थी। इसकी दूसरी तरफ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और वो ये कि जो जापान के लड़ाकू जहाज होते हैं वो इतने भद्दे क्यों दिखते हैं? आप मुझे मेरे इंस्टा पर आकर अपना कमेंट या फिर अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मैं आपकी सही रिप्लाई की स्टोरी इंस्टा पर ही लगा दूंगा। मेरी इंस्टा आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आइलैंड जापान के 505 साउथ वेस्ट कोस्ट के आइलैंड्स में से एक था। तो ऐसा इस आइलैंड में क्या खास था जो इसके आसपास मौजूद बाकी के 504 आइलैंड्स में नहीं था? तो जवाब है कि इस आइलैंड को जापान की माइनिंग कम्युनिटी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। सन 1887 में जब जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तब इस आइलैंड के नीचे वहां के प्रशासन को बहुत बड़ी कोयले की खदान समुद्र के भीतर होने का पता चला, जिसके बाद सरकार ने तुरंत इस आइलैंड पर बहुत सारी बिल्डिंग्स और मशीन्स वगैरह लगाकर वहां माइनिंग स्टार्ट करी और इन बिल्डिंग्स में यहाँ काम करने वाले माइनर्स या फिर कारीगर रहा करते थे। तो एक तरीके से ये पूरा आइलैंड समुद्र के बीच में शहर जैसा बन चुका था। इसके अंदर पूरी एक मार्केट बनाई गई, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल्स तक यहाँ बन चुके थे। हजारों लोग इस आइलैंड पर काम करने के लिए रहने लगे और ये काम पूरे 87 सालों तक चला। जी हाँ, सन 1959 में यहाँ कुल टोटल 5259 लोग रहा करते थे, जो इसका सबसे बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया। लेकिन सन 1974 तक आते आते इस खदान को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और मजबूरन जो लोग यहाँ पिछले कई दशकों से रह रहे थे अब उनको ये आइलैंड खाली करना पड़ा, जिसके बाद ये आइलैंड पूरी तरह से लावारिस छूट गया। अब क्योंकि इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था तो ये आइलैंड जगह जगह से टूटने लगा और इसके ऊपर खड़ी बिल्डिंग धीरे धीरे कर नीचे ढहने लगी। उन बिल्डिंग्स की हालत आज क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आज यहाँ की ज्यादातर बिल्डिंग्स में अंदर तक पेड़ पौधे उग चुके हैं और देखने से ही पता लग रहा है जैसे ये इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। और सच बात तो ये है कि कई तो गिर भी चुकी हैं। आज ये पूरा आइलैंड और इसके अंदर का सीन बहुत डरावना बन चुका है। जो लोग कभी यहाँ काम करते थे वो यहाँ आज भी आकर अपनी यादों को ताजा करते हैं। ये आइलैंड आज जापान का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, लेकिन यहाँ जाने से पहले सभी टूरिस्ट लोगों को यह चेतावनी दे दी जाती है कि यहाँ की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसके आसपास अपने रिस्क पर ही जाएं। डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा। डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मिकी माउस और उसकी वो जानी पहचानी स्माइल घूमने लगती है और ये बात हम कभी सोच भी नहीं सकते कि डिज्नी वर्ल्ड जैसी चीज भी कभी लावारिस छूट सकती है। लेकिन ये सच है क्योंकि फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में बना डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट इस दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। सन 1965 में वॉल्ट डिज्नी ने ऑरलैंडो में बनी बे लेक के किनारे पर बना एक आइलैंड खरीदा और उन्होंने लेते ही इस आइलैंड का नाम ट्रेजर आइलैंड रखा। लेकिन बाद में इसे बदलकर डिस्कवरी आइलैंड रख दिया गया क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस आइलैंड का नाम ट्रेजर आइलैंड रखा तो दुनिया भर से लोग अपने कस्सी फावड़े उठाकर इस आइलैंड पर खुदाई करने के लिए पहुंच चुके थे। खैर 1974 तक आते आते इस आइलैंड को फाइनली दुनिया भर के टूरिस्ट लोगों के लिए खोल दिया गया। यह आइलैंड बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन था जहां लोग बहुत रेयर प्रजाति के जानवरों को बहुत पास से देख सकते थे, जैसे कि स्कारलेट आइबिसिस, गालापैगोस टोर्टोइज, लैमर्स या फिर और भी बहुत सारी प्रजाति ऐसी थी जिन्हें यहाँ लोग पहली बार देखा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तब आया 9 जुलाई 1999 का दिन जब बिल्कुल अचानक से ही इस आइलैंड को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया और बहुत जल्दी में इस आइलैंड के अंदर मौजूद सभी जानवरों को पूरे देश में बने चिड़ियाघरों तक पहुंचाया गया। ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि डिस्कवरी आइलैंड को किन कारणों की वजह से बंद किया गया, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थी जो पूरी दुनिया में उड़ी और वो आज भी चल रही हैं। और उनमें से ही एक अफवाह ये भी है कि एक ऐसा बैक्टीरिया इस आइलैंड के अंदर बहने वाली कनाल्स के पानी में फैल चुका था जो इंसानों को मारने में देर नहीं लगाता। उस बैक्टीरिया का नाम अमीबा बताते हैं और आज लोग इस कारण को सच मानकर ये मानते हैं कि उसी वजह से पूरे आइलैंड को ही लावारिस छोड़ा गया, जिस पर आज पूरी तरह से प्रकृति का कब्जा हो चुका है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उस दिन के बाद से आज तक दुनिया के गिने चुने लोग ही इस आइलैंड के अंदर जा पाए हैं? इस आइलैंड के अंदर आज बहुत सारी लावारिस बिल्डिंग्स खड़ी हैं जिन पर आज प्रकृति का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा आज इस आइलैंड पर बहुत सारे खूंखार जानवरों की प्रजाति बस चुकी हैं जिनको कभी इस आइलैंड से दूर रखा जाता था। इसके अलावा पता नहीं कौन, लेकिन इस आइलैंड पर जार के अंदर मौजूद सांपों के डब्बों को फेंक कर जाता है। यह आइलैंड आज भी पूरी तरह से शांत उसी जगह पर खड़ा है जिसके रहस्य आज भी अंदर ही दफन हो चुके हैं। आम इंसान इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। हाउसिंग बबल।
पूरी दुनिया की तरह आयरलैंड में भी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में वहां पर हाउसिंग बबल नाम की चीज लोगों के दिमाग में घूम रही थी। ये हर एक इंसान की एक मेंटलिटी होती है जो उसे प्रॉपर्टीज की तरफ आकर्षित करती है, और ये हाल आयरलैंड में तब चल रहा था। लोग धड़ाधड़ छोटे बड़े घर खरीद रहे थे, जैसे कि वो कोई टॉफी खरीद रहे हो। तब वहां पर लोगों के बीच ये बात फैल चुकी थी कि आने वाले समय में बहुत जल्द इनके रेट बढ़ने वाले हैं। ये पूरा काम 7 सालों तक चला और तब आयरिश हाउसिंग मार्केट पूरी तरह से गिर गई। यकीन मानिए उस समय लोगों ने जो घर खरीदे थे वो उन्हें अब एक घर कम बल्कि कचरे का डब्बा ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि उन घरों की वजह से लोगों का पैसा उनमें फंस चुका था। कई घर तो अभी तक पूरे बने भी नहीं थे, जिन्हें आगे कभी बनवाया भी नहीं गया। घरों की डिमांड पूरी तरह से गिर चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को ना सिर्फ घर बल्कि पूरा का पूरा शहर ही लावारिस छोड़ना पड़ रहा था। इन लावारिस घरों को दुनिया के सामने बहुत अच्छा दिखाने के लिए इनका नाम पैराडाइज वैली रख दिया गया। लेकिन आज के दिन इस पैराडाइज वैली में पैराडाइज जैसा कुछ दिख तो नहीं रहा, और यकीन मानिए इन्हें देखने से भी आज बहुत ज्यादा डर लगता है। अभी जो आप घर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दिखने में बहुत साफ सुथरे लग रहे हों, लेकिन यकीन मानिए ये घर पिछले 13-14 सालों से ऐसे ही लावारिस पड़े हैं। लेकिन जहां आयरिश लोगों ने इनका नाम पैराडाइज वैली रखा, वहीं दुनिया ने इनका नाम बदलकर घोस्ट एस्टेट्स ऑफ आयरलैंड रख दिया। और जो इस वीडियो की सबसे पहली लाइन मैंने बोली थी कि अगर कल इस दुनिया से सारे इंसान गायब हो जाएं तो ये दुनिया कैसी दिखाई देगी, उसका जवाब ये फोटो आपको दे रही होंगी, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा शहर तो दिख रहा है लेकिन इसमें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। जहां आज के समय में लोगों के पास रहने के लिए एक छत नहीं है, वहीं आयरलैंड में पूरे के पूरे शहर ही लावारिस पड़े हुए हैं। सी फोर्ट्स। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश नेवी ने अपने देश के साउथ ईस्ट तट पर समुद्र के अंदर बहुत सारे समुद्री किले बनवाए। इन्हें उस समय मॉन्सेल फोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। दूर से देखने पर ये किसी वॉच टावर की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका मकसद किसी पर हमला करना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ जर्मनी में होने वाली गतिविधि को इंग्लैंड तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद सन 1950 में इन किलों को सेना से रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद इन्हें कुछ समय के लिए पायरेट रेडियो स्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन सन 1967 तक आते आते ब्रिटिश सरकार द्वारा वो रेडियो स्टेशन भी बंद करवा दिया गया, और तब से लेकर आज तक ये सभी छोटे छोटे किले पूरी तरह से लावारिस पड़े हुए हैं। पर क्या आपको पता है कि जब से लावारिस हुए हैं तब से ही इनको लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, और लड़ाई का मुद्दा ये है कि इन किलों का असली मालिक कौन है। क्योंकि एक आदमी जिसका नाम पैडी रॉय बेट्स था, उसने सन 1964 में अपने घर के पास लगता ही एक ये किला खरीद लिया, और वो उसमें काफी समय तक रहा भी, जिसके बाद उसने अपने द्वारा खरीदा गया किला खुद का ही एक अलग देश घोषित कर दिया, और उसने इस देश का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड रखा। जिसके बाद उसने पूरे यूरोप के हर देश को ये लिखित में बताया कि उसने एक ऐसा देश बना लिया है और उसके इस देश को एक देश की तरह ही मान्यता दी जाए। जिसके बाद सभी ने उसे पागल बताकर उसको ना कर दिया। लोग उसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन वो दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं में गया और सभी के सामने ये प्रूव कर दिया कि ये उसका देश है और ये उसके देश की जमीन। और क्योंकि बाकी के फोर्ट्स जो आसपास उसके देश के खड़े थे वो अब लावारिस थे, तो जाहिर सी बात है कि उन फोर्ट्स पर भी उसी का कब्जा है। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के बनाए हुए किले वो आदमी इतनी आसानी से ले लेगा? क्या इंग्लैंड उसे ये सब लेने देगा? और क्या इंग्लैंड उसे ये कहेगा कि आ भाई आ, ये ले जाए तेरे सारे फोर्ट्स? पर क्या आपको पता है कि उसकी ये लड़ाई आज भी इंग्लैंड सरकार से चल रही है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ सी स्टेट्स ये कहता है कि किसी भी देश की समुद्री सीमा में बनाई हुई कोई भी स्ट्रक्चर किसी आइलैंड को नहीं दर्शाता, जिसका मतलब ये है कि उसकी कोई समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल लाइन नहीं हो सकती। सो सीलैंड के लिए फिलहाल मैं सॉरी फील करूंगा, क्योंकि ये इंग्लैंड का ही हिस्सा है। बज़ लुट्ज़ा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसे सबसे पहले सन 1981 में खोला गया था, और उस समय ये यूएफओ जैसा स्ट्रक्चर बुल्गारिया की कम्युनिस्ट पार्टी का घर हुआ करता था। वो समय सोवियत यूनियन का था। सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया गया एक कमाल का स्ट्रक्चर बुल्गारिया के सेंट्रल बाल्कन के पहाड़ों के बीच खड़ा हुआ है, और यही वो बिल्डिंग है जिसमें बैठकर कोल्ड वॉर के जमाने में कई बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए थे। लेकिन तब आया 90s का दशक और सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके बाद बुज़लुट्ज़ा नाम की बिल्डिंग पूरी तरह से लावारिस छूट गई। अब इसका कोई काम नहीं था। यकीन मानिए एक समय में बिल्डिंग पूरी दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिज्म के लिए पावर हाउस हुआ करती थी, लेकिन आज यही बिल्डिंग एक बहुत ही डरावनी ऐतिहासिक जगह बन चुकी है। साल के कई महीने तो ये बिल्डिंग ज्यादातर समय बर्फ में ही ढकी रहती है। आज इस बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है और इसके अंदर जाना आज खतरे से खाली महसूस नहीं करवाता।
और इसके अंदर जाना ऐसा महसूस करवाता है जैसे आप किसी यूएफओ में घुस गए हों। ये फोटो देखकर आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। और सच में इस बिल्डिंग का कोई यूएफओ से लेना देना था या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। रोंगयोंग होटल। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बना रोंगयोंग होटल पूरी तरह से लावारिस नहीं है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि पूरे देश का सबसे बड़ा होटल इस लिस्ट में शामिल क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कमाल की बिल्डिंग को बनाने का काम सन 1987 में शुरू किया गया था और इस समय पर नॉर्थ कोरिया को लग रहा था कि उसे अपने देश में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जिसे देखकर पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आ सकें। उसके मन में जाग चुका था कि उसे अपने देश में टूरिज्म के लिए व्यवस्था करनी है और उसकी शुरुआत इस होटल से की गई। हम सबको पता है कि सन 1992 में सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके बाद पैसों की दिक्कत होने की वजह से मजबूरन नॉर्थ कोरिया को इस होटल की कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। अब आपको यहाँ जरूर लग रहा होगा कि अगर उसे अपने देश में अच्छा होटल बनाना ही था तो वो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेता, लेकिन उसने इन पैसों का जुगाड़ नहीं किया और ये 105 मंजिला होटल पूरी तरह से लावारिस छूट गया। यकीन मानिए ये आज भी नॉर्थ कोरिया के लिए एक होटल कम बल्कि उसके मुंह पर बेइज्जती का टीका लगवाए हुए है। इसी वजह से पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया की इमेज बहुत खराब हुई। फिर आया सन 2008 का समय, जब इस होटल के लिए एक उम्मीद जगी, क्योंकि तब नॉर्थ कोरिया ने ये ऐलान कर दिया कि वो होटल की कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन सन 2011 में इस होटल के सिर्फ एक्सटीरियर का ही काम पूरा हो पाया। अब ये होटल कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये खुशी थोड़े टाइम के लिए ही रही, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अभी भी इतना पैसा नहीं जुटा पाया जिससे वो इस होटल के इंटीरियर का काम पूरा करवा सके। पिछले कई सालों में नॉर्थ कोरिया द्वारा इस होटल की ओपनिंग सेरेमनी भी रखी जा चुकी है, लेकिन हर बार ये पोस्टपोन हो जाती है और इसके पीछे फैक्ट ये है कि जो लोग विदेश से ओपनिंग सेरेमनी में इस होटल को देखने आएंगे वो अंदर जाकर क्या देखेंगे, क्योंकि होटल तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। आज इस होटल में क्या चल रहा है ये हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही सीक्रेट देश है और इस देश के अंदर कब क्या चल रहा होता है इसके बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते। क्या पता, हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया इस होटल को छोड़कर खुद का डिज्नीलैंड बना रहा हो, या फिर क्या पता वो खुद की एक मिसाइल फैक्ट्री ही क्यों ना लगा रहा हो। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कुणाल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।